तो वेलकम बैक टू द चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम इज शाहरुख सैफी। बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 6 यूएनओ के बारे में। आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन जो काफी ज्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी मैं अलग से आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। सो अभी फिलहाल हम इस टॉपिक के ऊपर पूरा फोकस रखते हैं। हालांकि आई नो कि जो न्यू सेंटर पावर है, जो साउथ एशिया वाले एमसीक्यू है, वो मैं आपको अलग से कराऊंगा, लेकिन उससे पहले जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था बायपोलर वाला, वो मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया है, उसके टॉप एमसीक्यू है ना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। और याद रखना, दिसंबर से मैं आपके लिए लाइव क्लासेस और एज वेल एज जो रिकॉर्डेड वीडियो होती है वो सारी चीजें अलग अलग सब्जेक्ट की प्रोवाइड करवाने वाला हूं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। काफी अच्छा चैप्टर है, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से 5 मार्क्स का आपसे पूछे जाने वाला, अगर हम देखा जाए ओवरऑल, ठीक है। तो क्या बात की जा रही है अपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ IMF। एग्जाम में IMF की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, ये याद रखना। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कुछ बच्चे मनी करते हैं बट मनी की जगह मॉनेटरी यूज किया करें, है ना। तो ये IMF की फुल फॉर्म है। अगर ये बोल रहा है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे एग्जिस्ट करता है, ऑप्शन आपके सामने ऑलरेडी गिवन है, जेनेवा, पेरिस, वॉशिंगटन डीसी या फिर हेग। तो अगर आप देखोगे IMF की बात हो रही है ना, तो ऑप्शन नंबर सी वॉशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की कैपिटल भी है। तो डीसी मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबस, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि विच स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ लिस्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आपको एक ऐसी एजेंसी का नाम बताना है यूएनओ की, जो ये लिस्ट करती है कि ये वाली जो साइट है वो वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर काउंट की जाएगी। जैसे इंडिया के भी ऐसे बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो उन्हें भी वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है ना। तो ये देखता कौन है, किसका काम है, किस एजेंसी का काम है? यूनेस्को का काम है, यूनिसेफ का काम है, UNWTO का काम है, या WWF का काम है? तो अगर आपने अच्छे तरीके से चैप्टर 6 पढ़ रखा है तो ऑब्वियसली आपको काफी इजी लगेगा, यूनिसेफ का काम है, ठीक है। यूएनओ की एक एजेंसी है। ऑप्शन नंबर बी इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि ऑन व्हाट डेट डिड द यूएनओ अडॉप्ट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जी हाँ बच्चों, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ऑप्शन है आपके सामने 20 अक्टूबर 1945, या 10 अक्टूबर 1945, 26 जून 1945, या फिर 10 दिसंबर 1948। अगर अभी आप थोड़ा गौर करोगे अच्छे तरीके से, तो बच्चों 10 तारीख को एवरी ईयर ह्यूमन राइट्स डे भी मनाया जाता है। अब ये कौन सी 10 तारीख है? ऑप्शन में 2 दिख रही है, अक्टूबर की भी और दिसंबर की भी। तो अगर आप कैलेंडर भी देखोगे ना, आपको वहां पे शो हो जाएगा, या अगर आप गूगल पे करोगे तो 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। तो इसी दिन बच्चों, जी हाँ, 1948 में ये अडॉप्ट किया गया था। तो इस चीज का जरा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि वेयर इज ILO हेडक्वार्टर। अब ये वाला हेडक्वार्टर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि ये कहां पे एग्जिस्ट करता है। जिनेवा में तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन बच्चों को समटाइम ये नहीं पता होता कि जिनेवा कहां एग्जिस्ट है, मतलब, है ना। तो वो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो जिनेवा कहां पर है बच्चों? स्विट्जरलैंड में। तो ILO का जो हेडक्वार्टर आपको यहीं मिलेगा। और कभी कभार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपसे स्विट्जरलैंड डायरेक्ट ना पूछकर उनकी सिटी पूछ लेता है। तो जैसे जिनेवा होगी, न्यूयॉर्क होगी, अलग अलग, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। ILO मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएनओ की सबसे ओल्डेस्ट, जी हाँ बच्चों, एजेंसी मानी जाती है। इसकी जो स्थापना हुई थी, यानी कि फाउंड किया गया था 1919 में। और आप जानते हो कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 1914 टू 1918 हुआ था। कि नेक्स्ट ईयर ही बच्चों इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो ये सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है ना। अब हो सकता है कि आपके माइंड में कंफ्यूजन हो, मैं अभी से क्लियर कर देता हूं क्योंकि सही रहेगा। देखिए 1945 में यूएनओ स्टैब्लिश हुआ है, लेकिन उससे पहले ये यूएनओ की ओल्डेस्ट एजेंसी कैसे कहलाई जाएगी? तो देखिए बच्चों, उस टाइम क्या था, लीग ऑफ नेशन बना था, लीग ऑफ नेशन बना था। लीग ऑफ नेशन का जो सक्सेसर था वो यूएनओ था। लीग ऑफ नेशन फ्यूचर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कोई ऐसा वॉर ना हो जाए, लेकिन वो फेल हो गया था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होता। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ बना था, जो सक्सेसर था किसका? लीग ऑफ नेशन का। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो इसलिए इसे ओल्डेस्ट एजेंसी माना जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को।
अगला क्वेश्चन है कि द नॉन परमानेंट मेंबर, जी हाँ बच्चों, सिक्योरिटी काउंसिल की बात आ रही है। द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, 1 ईयर, 3 ईयर या फिर 4 ईयर। अब नॉन परमानेंट की बात की गई तो नॉन परमानेंट का मतलब है कि वो मेंबर्स जो कि एक तरीके से फिक्स्ड नहीं है, यानी कि कुछ ड्यूरेशन के बाद वो हट जाएंगे अपनी पोस्ट से, तो वो है बच्चों 2 ईयर के लिए कम से कम, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपको जो मेंबर्स है वो टोटल 15 मेंबर देखने को मिलेंगे। 15 में से जो 10 मेंबर्स होते हैं ना, वो बच्चों 2 ईयर के लिए इलेक्टेड किए जाते हैं। इंडिया भी उसके अंदर इलेक्ट हो चुका है, लेकिन 5 है वो ऑल टाइम परमानेंट है, जिससे रिलेटेड आगे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखिए अगला क्वेश्चन ही यही आ गया, है ना। तो इंडिया, जापान, रशिया, स्पेन। तो अगर आप देखोगे तो इंडिया, जापान और स्पेन ये परमानेंट मेंबर कभी बने ही नहीं। परमानेंट मेंबर सिर्फ 5 ही है, जिसमें से रशिया भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा आपका यूके हो गया, मतलब ब्रिटेन हो गया, और साथ ही फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना और रशिया। ठीक है, तो ये 5 कंट्री परमानेंट मेंबर है जब से हमारा यूएन स्टैब्लिश हुआ है अब तक। अगला है कि व्हाट इज द टर्म्स ऑफ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, है ना। इनके जो जज के जो पीरियड होता है ये कितना रखा गया है? 5 साल, 6 साल, 9 साल, 11 साल। अक्सर जो बच्चे तुक्का लगाते हैं उनको लगता है कि 5 ईयर ना काफी कॉमन है एक ड्यूरेशन के तौर पे किसी पोस्ट के लिए। इंडिया में तो स्पेशली 5 ईयर, इलेक्शन भी 5 ईयर के लिए होते हैं, है ना, और बहुत सारे जो मेंबर होते हैं उनका भी 5 ईयर का टाइम होता है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन दिया जाता है वो 9 ईयर का होता है। इस चीज का ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली राइट आंसर है। अगला है कि हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर आर देयर इन दिस सिक्योरिटी काउंसिल। तो अभी मैंने आपको बता दिया था टोटल 15 है, जिसमें से 5 जो है वो परमानेंट है और 10 जो है वो नॉन परमानेंट है, जो एवरी 2 ईयर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं अलग अलग कंट्री, जितने भी यूएनओ के मेंबर। ऑप्शन हमारा जो है वो ए कहलाया जाएगा। चलिए, विच ऑर्गन ऑफ द यूएनओ फंक्शन फ्रॉम पीस प्लेस इन द हेग, जो कि नीदरलैंड में। तो कौन सा है? तो अब एक चीज की बात आ गई है यहाँ पे, पीस पैलेस, माफ कीजिएगा, पीस प्लेस नहीं है, पीस पैलेस है ना। तो कौन है? तो वही है जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहां पर ही लोकेटेड है। अगला है कि हाउ मेनी मेंबर कंट्री डिड द यूएनओ हैव ऑन इट्स फॉर्मेशन इन 1945। यानी कि जब हमारा यूएनओ बन रहा था उस समय टोटल जो मेंबर थे यूएनओ के वो कितने थे? 52, 50, 51 या 53? तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कुछ बच्चों को लगता है 50 थे, नहीं बच्चों, 51 जो कंट्री थी ना वो पोलैंड थी। यानी कि मार्च अप्रैल तक आप देखोगे तो 50 मेंबर थे, और सितंबर अक्टूबर के मंथ के आसपास एक कंट्री और जुड़ी थी तो वो 51 थी, और फॉर्मेशन के टाइम यही टॉप 51 कंट्री मानी गई थी। तो अगर आप लिखोगे ना तो आप ऑप्शन सी पे ही क्लिक करोगे, 50 पे मत कर देना, ठीक है। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि जो आपके बोर्ड एग्जाम है वो स्पेशली रिटन एग्जाम होगी, लेकिन अगर आप सैंपल क्वेश्चन पेपर देखोगे यानी एग्जाम का पैटर्न देखोगे जो सीबीएसई की तरफ से रिलीज किए गए थे, उसमें बताया गया था कि आपके लिए जो 1 मार्क वाले क्वेश्चंस होंगे ना हर एक सब्जेक्ट के अंदर, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में नहीं, इवन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, सभी के अंदर, इवन हिंदी में तो 50% ही रख दिया, एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे पॉलिटिकल साइंस में टोटल 12 क्वेश्चन तो आपके आने ही आने हैं जो कि आपसे एमसीक्यू मोड में पूछे जाएंगे। तो इसलिए बच्चों हर एक लेसन के कुछ कुछ आपको एमसीक्यू कवर करना जरूरी है। और इसके अलावा आपके लिए जो भी एग्जाम का पैटर्न होता है 2 मार्क्स वाला, 3 मार्क्स वाला, 4, 6 मार्क्स वाला, ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको कवर अप करने ही पड़ेंगे। अब क्या होता है कि सीबीएसई की तरफ से आपको सिंगल सैंपल पेपर प्रोवाइड करवाया गया, तो होप्स हो कि आपने वो अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो यहां पर बच्चों आपके लिए सैंपल पेपर की कमी नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए एक चीज बता रहा हूं कि यहां पर आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 36 से ज्यादा सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे, वो भी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में, जो कि एक सिंगल, जिसके अंदर इंग्लिश, फिजिकल, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आप आर्ट्स वाले हो ऑब्वियसली आपके इनमें से बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, या ये भी हो सकता है सारे होंगे। तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट जो आपका 2022-23 वाला
जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये सैंपल पेपर आपके लिए क्रिएट किए गए हैं। अच्छी बात है कि ये रिवाइज्ड सिलेबस पर है, न्यू पैटर्न पर है और सभी के सभी सब्जेक्ट आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, एक ही आपको बुक में देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट के ना जो सीबीएसई की तरफ से आपके लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर आते हैं विद आंसर के थ्रू, इसमें वो आपको ऑलरेडी सॉल्व मिलेंगे। और टोटल आपके 36 + 6 42 सैंपल पेपर और एक अनसॉल्व यानी आपकी प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पे गिवन है। प्रैक्टिस तो आप इन सभी की कर सकते हो और काफी मतलब इजी टू अंडरस्टैंडिंग होता ना कि लाइन टू लाइन हो गया, यानी कि टू द पॉइंट जिसमें बात की जाती है, वैसे सारी चीजें इसके अंदर मेंशन की गई है। तो इसलिए अलग अलग बुक्स लेने से अच्छा आप एक ले सकते हो। तो ये ओसवाल गुरुकुल की है, लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, आप जाइए क्लिक कीजिएगा और जरूर परचेज कीजिएगा ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आंसर वाला जो पोर्शन होता है ना वो अच्छे से कवर अप करके जा सके। ठीक है, तो चलिए, तो ये था हमारा। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इन विच ईयर वाज द यूएनओ अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज नोबेल पीस प्राइज देखते हैं 1999, 1998, 2000 या 2001। तो अगर आप देखोगे तो यूएनओ को नोबेल पीस प्राइज मिला था ऑप्शन नंबर डी यानी 2001 में। इस समय यूएनओ के जो जनरल सेक्रेटरी थे वो कोफी अन्नान थे, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड। अभी हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात कर लिया, आई थिंक ये रिपीटेड हो गया, तो 2 ईयर के लिए हो गया, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, है ना। तो 2 सालों के लिए इलेक्टेड किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टर्म्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। तो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उनकी जो टर्म्स होती है ड्यूरेशन, वो कितना होता है, 3, 6, 4 या 5। तो इसमें आप वो चीज जरूर यूज कर सकते हो जो हमारे इंडिया के अंदर ज्यादातर जो भी पोस्ट आपको देखने को मिले वो 5 ईयर तक की होती है। तो यहाँ पर भी बच्चों 5 ईयर ही रखी गई है ना सेक्रेटरी की तो ओवरऑल जो ड्यूरेशन है। आगे कि व्हेन इंडिया बिकम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो देखिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन जो था वो स्टैब्लिश हुआ 24 अक्टूबर को, 5 से 6 दिन बाद ही यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया उसका मेंबर बन गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ। अक्सर आपसे ऐसे फैक्ट बेस्ड वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि फर्स्ट कौन था, कब वो स्टैब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर का, ये फैक्ट बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं। सिंपल लाइन में आपको अगर टू द पॉइंट पता आंसर तो आप आराम से इस पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी बुक्स में वैसे सभी जितने भी जनरल सेक्रेटरी उनके नाम मेंशन है, उनका जो भी उन्होंने फेमस काम किए थे वो भी उनके साथ हाईलाइटेड है। तो यहाँ पर आपको पहले बताने हैं एंटोनियो गुटेरेस, बान की मून, ट्रिगलिव या फिर डेग हैमरशोल्ड। तो अगर आप देखोगे तो उनका नाम था ट्राइग्रिव ली, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें बच्चों, अगर हम प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट भी पूछ लेते हैं वर्तमान वाले, तो वो एंटोनियो गुटेरेस है जो कि पोर्चुगीज है यानी कि पुर्तगाल से। ऑप्शन नंबर सी स्टिल अभी इसका राइट आंसर। आगे द सेक्रेटरी जनरल बान की मून, ये भी बड़े फेमस थे, फ्रॉम द साउथ कोरिया इज द डैश सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। तो ये कौन से पोजीशन के थे, तो ये 8th नंबर के थे, ठीक है। तो 8वें नंबर के थे, मतलब सेकंड लास्ट। तो अब 9वें नंबर के कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में है। तो टोटल कितने जनरल सेक्रेटरी हो गए, 9। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, द यूके, इटली, कनाडा एंड रशिया आर द G8, G7, G9, G5। जी मतलब ग्रुप की बात हो रही है। तो अगर आप इन सभी कंट्रीज को काउंट करोगे तो टोटल 8 कंट्री निकलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ग्रुप 8 के ये मेंबर है। अब इसमें से एक कंट्री काफी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है जापान। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी कंट्री आपको वेस्टर्न की देखने को मिलेगी और कुछ रशिया तो वैसी कॉन्टिनेंट है नहीं, लेकिन उसका कुछ पार्ट यूरोप में देखने को मिलता है और कुछ पार्ट एशिया में। लेकिन प्रॉपरली अगर देखा जाए तो जो ईस्ट साइड की है, मतलब एशिया साइड की है, जो प्रॉपर एशियन कंट्री है, तो वो जापान है। बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज हमें देखने को मिलती है, तो इस चीज का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट हैव वीटो पावर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो याद रखना बच्चा, वीटो पावर सिर्फ परमानेंट मेंबर को ही मिलती है, तो जो नॉन परमानेंट मेंबर है उन्हें नहीं मिलती। तो अगर हम देखें तो देखिए चाइना के पास है, यूएसए के पास है, रशिया के पास है। अब ये यूएसएसआर इसके पास थी, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट लग गया, क्योंकि यूएसएसआर तो अब रहा नहीं। कोल्ड वार के दौरान 1991 में ये तो डिक्लाइन हो गया था, जो 15 रिपब्लिक थी वो अलग अलग हो गई थी और रशिया को इसका सक्सेसर बना दिया गया था। तो रशिया को डायरेक्टली परमानेंट सीट मिल गई, तो इसलिए प्रेजेंट टाइम में यूएसएसआर नहीं है, तो उसका सक्सेसर जो है वो रशिया है।
तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी जो है वो नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। आगे है कि फुल फॉर्म ऑफ IAEA, तो इंटरनेशनल है, एटॉमिक है। अब यहाँ पे एजेंसी भी है तो एटम नहीं आएगा। अब वो कौन से एजेंसी की बात की जा रही है, इक्वल एक्स्ट्रा एनर्जी, तो ऑब्वियसली अब बच्चे को इतना तो पता ही चल चुका है कि यहाँ पे बी की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि फुल फॉर्म वाले भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। हालांकि आप इन चीजों पे थोड़ा कम गौर करना, अगर कुछ क्वेश्चन में थोड़ा आंसर गलत लिखा, लेकिन मैंने आपको वर्बली पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सा आंसर सही है, वो थोड़ी बहुत करेक्शन आपको मिल जाएगी जब मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन टुडेज वर्ल्ड। तो जिस लेसन के बारे में बात कर रहे हैं, यस बच्चों, ऑब्वियसली UNO की ही बात हो रही है, जो शांति सुरक्षा पूरे वर्ल्ड में बनाए रखता है। अगला है कि डैश इज द रिप्रेजेंटेटिव हेड ऑफ UN, तो कौन है उसका, तो ऑप्शन नंबर बी सेक्रेटरी जनरल, जो आज के समय टोटल 9 हो चुके हैं। 9th वे एंटोनियो गुटेरेस, जिनकी चर्चा हमने पहले ही कर ली। आगे की एट प्रेजेंट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज डैश मेंबर, तो अभी IMF के बारे में बात करी थी ना स्टार्टिंग में, तो इसके टोटल मेंबर कितने हैं, तो आपको 189 दिखेंगे, बट प्रेजेंट टाइम में बच्चों 190 हो चुके हैं, और जो 190 थे उसका जो नया मेंबर जुड़ा वो एंडोरा है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि जो 108th मेंबर जो है, 89 जो मेंबर है उसका क्या नाम है। लेट्स सी। तो बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विच मेंबर हैज यूज्ड द वीटो पावर फॉर द मैक्सिमम टाइम इन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इनमें से किस मेंबर ने वीटो का सबसे ज्यादा यूज किया। आप जानते हो कि वीटो ओनली 5 कंट्रीज के पास है जो कि परमानेंट मेंबर है, ये सभी के सभी परमानेंट मेंबर हैं, लेकिन आपको बताएं इनमें से किसने सबसे ज्यादा यूज करी है, रशिया, USA, चाइना या ब्रिटेन। तो ये वीटो पावर होती क्या है, तो वीटो पावर कोई भी एक इश्यू आए उसके पास सभी अपनी अपनी बात रख रहे हैं, तो जैसे बहुत सारी ये जो 3-4 कंट्री है वो एग्री कर रही है, एक कंट्री उस पर एग्री नहीं कर रही क्योंकि उसने वीटो लगा दिया, तो जब उन्हें वीटो लगा दी तो उसके बारे में कोई जवाबदेही भी नहीं होती है, क्योंकि वो जो चीज है वो वहीं खत्म हो जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना, इतनी ज्यादा ये पावरफुल चीज है जिनको वीटो मिली हुई है। तो इनमें से सबसे ज्यादा यूज किसने किया है, तो अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए रशिया, हालांकि रशिया सक्सेसर है USSR का, तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर USA और रशिया यानी कि USSR इन्होंने सबसे ज्यादा यूज किया था, इसलिए इनका नंबर भी ज्यादा है। ये आप देख लीजिएगा फिगर कि जैसे इसमें बता रखा है सोवियत संघ यानी रूस के बारे में, इसने 135 टाइम वीटो यूज करी है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे अमेरिका 84 टाइम, देन UK, फ्रांस और चीन ने सबसे ज्यादा ही कम 11 टाइम, है ना, क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान मेन जो 2 कॉन्फ्लिक्ट था वो USSR और अमेरिका के बीच में था। तो ये तो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड टॉप 23 MCQ क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलते ही रहते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बच्चों आपके एग्जाम में ऑलरेडी आए पड़े, इसलिए सभी अच्छे से कर लेना। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी जल्दी हम कंटेंट से रिलेटेड और क्वेश्चन आंसर सीरीज जो होते हैं ना बड़े वाले, वो भी मैं आपको कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। बस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल है, और ऐप को भी डाउनलोड जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।